वो ये बताया था कि 4 तरह की ट्रांजिशन हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, ठीक है। उसके अलावा नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, ठीक है। अब यहाँ पे हमें आज सबसे पहले पढ़ना है सिलेक्शन रूल। सबसे पहले पढ़ना है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल क्या बताता है? सिलेक्शन रूल कौन सी ट्रांजिशन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में अलाउड है और कौन सी ट्रांजिशन अलाउड नहीं है उसके बारे में बताता है। सिलेक्शन रूल किस बारे में बताएगा? अलाउड अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस के बारे में, अलाउड एंड फॉरबिडन ट्रांजिशंस के बारे में बताता है ये सिलेक्शन रूल। 3 सिलेक्शन रूल होते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है? देखो, आपको यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करना है? इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करना है। एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाना है, ठीक है। और जब आप इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाओगे तो यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि इलेक्ट्रॉन की स्पिन चेंज नहीं होनी चाहिए। इस ट्रांजिशन के ड्यूरेशन में स्पिन चेंज ना हो, स्पिन चेंज ना हो। स्पिन क्वांटम नंबर होता है, स्पिन चेंज का मतलब स्पिन क्वांटम नंबर चेंज ना हो। मैं ऐसा लिखता हूँ, स्पिन क्वांटम नंबर चेंज ना हो। स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है? 2 वैल्यू आती है ना एमएस की, एक तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ या फिर एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। अगर यहाँ पे मान लो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है और इसका ट्रांजिशन हुआ तो एक क्लॉकवाइज ही रहना चाहिए। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्वांटम नंबर चेंज नहीं होना चाहिए। आपको बुक्स में क्या लिखे, लैंग्वेज लिखे मिलेगी? ट्रांजिशन विच इन्वॉल्व ए चेंज इन स्पिन क्वांटम नंबर आर नॉट अलाउड। ऐसी ट्रांजिशन जिनमें स्पिन क्वांटम नंबर चेंज हो जाए वो अलाउड नहीं होंगे, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर चेंज ना हो तो अलाउड है, तो ट्रांजिशन अलाउड है। नहीं तो ट्रांजिशन कैसी हो जाएगी? फॉरबिडन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ स्पिन क्वांटम नंबर चेंज then transition is forbidden, transition is forbidden। सबसे पहला रूल तो ये आता है सिलेक्शन रूल, ठीक है। दूसरा दूसरा आता है मल्टीप्लिसिटी के लिए। दूसरा रूल आता है मल्टीप्लिसिटी के लिए। ये रूल क्या कहता है? सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशंस आर फोरबिडन। सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशन, सिंगलेट ट्रिपलेट ट्रांजिशंस आर फोरबिडन। फोरबिडन यानी अगर किसी मॉलिक्यूल में, अगर किसी केस में किसी सिंगलेट स्टेट से ट्रांजिशन हुआ, किसी सिंगलेट स्टेट से ट्रांजिशन हुआ, सिंगलेट से सिंगलेट में अलाउड है, सिंगलेट से सिंगलेट में अलाउड है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में अलाउड है, लेकिन सिंगलेट से ट्रिपलेट में अलाउड नहीं है। ये वाला कैसा है? ये वाला फोरबिडन है, ये वाला फोरबिडन है। ये दूसरा आता है, ये दूसरा सिलेक्शन रूल है, ठीक है। और एक सिलेक्शन रूल और आता है तीसरा, इसको मैं क्लियर करता हूँ। तीसरा सिलेक्शन रूल आता है सिमेट्री के लिए। सिमेट्री के लिए, सिमेट्री के हिसाब से यह क्या कहता है? ऐसी ट्रांजिशन जिसमें सिमेट्री नहीं होगी वो फॉरबिडन हो जाएंगी। ट्रांजिशन इन विच symmetry is not suitable, symmetry is not suitable are forbidden। ऐसी ट्रांजिशन जिनमें सिमेट्री सुटेबल नहीं होगी वो फॉरबिडन होगी। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आप लोगों को मैंने N2 पाई स्टार ट्रांजिशन पढ़ाई थी, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन के बारे में पढ़ाया था। और ये जो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होती है ना, ये सिमेट्री फॉरबिडन होती है। शेयर की थी, उसमें क्या था? जो n ऑर्बिटल था ना, वो n ऑर्बिटल तो ऐसे था, लोन पेयर वाला ऐसे,
ठीक है। जो पाई स्टार था, पाई स्टार कैसे था, पाई स्टार ऐसे था। अब आप लोगों को पता है 3 एक्सिस होती हैं, आप लोगों को पता है 3 एक्सिस होती हैं, एक्स वाई और जेड। ठीक है, 3 एक्सिस होती है। 3 एक्सिस के हिसाब से मैं ये कहूंगा कि ये जो लोन पेयर वाला है ना, ये कहाँ है, जेड पे है। ठीक है, ये ये पाई स्टार ऑर्बिटल जो है ना, ये जो पाई स्टार ऑर्बिटल है, इनको मैं कहूंगा वाई पे। और फिर मैं कहूंगा ये पाई स्टार और और ये लोन पेयर वाला एन ऑर्बिटल एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छा, इस परपेंडिकुलर होने से क्या होगा, परपेंडिकुलर होने से नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार में ट्रांजिशन जो है ना, वो नॉट पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर ये ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होगा तो ये कैसे हो जाएगी, फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। मुझे बताना, अगर ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं हुआ तो ट्रांजिशन फॉरबिडन हो गई। और ट्रांजिशन फॉरबिडन होने का मतलब क्या होगा, ट्रांजिशन फॉरबिडन यहाँ पे क्यों हुई है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्री प्रॉपर नहीं थी। ये ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, ये ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, इसके कारण क्या है, इनकी सिमेट्री प्रॉपर नहीं है। और यही मैंने तीसरे सिलेक्शन रूल में कहा है, यही मैंने तीसरे सिलेक्शन रूल में कहा है। लेने जा रहा हूं वो है एप्सिलॉन की वैल्यू का, एप्सिलॉन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, एप्सिलॉन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। एक बात मुझे बताना, जो आप यूवी स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हो, जो आप यूवी स्पेक्ट्रा प्लॉट करते हो वो कैसे करते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, कोई आपने एक ट्यूब ली, ठीक है, यूवी स्पेक्ट्रोग्राफ जब कराएंगे, स्पेक्ट्रोमीटर जब कराएंगे, जब बताएंगे इस इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में। लेकिन एक जनरल एग्जांपल अगर आपको दूं तो एक ट्यूब होगी जिसमें आप सैंपल प्लस सोलवेंट भरोगे, सैंपल लोगे, एक कोई सूटेबल सोलवेंट लोगे, ठीक है, उसमें से यूवी रेडिएशन को पास होने दोगे, बाहर क्या होंगी, ये सैंपल क्या करेगा, सैंपल को मैं सोल्यूट कह देता हूं, ये सोल्यूट क्या करेगा, सोल्यूट इन यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। और फिर इसी को ही आप इस ग्राफ पे प्लॉट करोगे, एब्जॉर्प्शन जिस वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा उस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को प्लॉट करोगे। और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को प्लॉट नहीं करते, ठीक है, यहाँ पे प्लॉट करते हैं लॉग एप्सिलॉन की वैल्यू। क्योंकि जब मैंने बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ पढ़ाया था, जब मैंने आपको समझाया था कि एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन का अगर नाम देखोगे तो एप्सिलॉन का नाम मोलर एब्जॉर्प्टिविटी रखा था, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी रखा था, ठीक है। मोलर एब्जॉर्प्टिविटी कंसंट्रेशन वन यूनिट कंसंट्रेशन और 1 यूनिट पाथ लेंथ पे जो एब्जॉर्बेंस थी, 1 यूनिट कंसंट्रेशन और 1 यूनिट पाथ लेंथ पे जो एब्जॉर्बेंस थी उसको एप्सिलॉन कहा था, इसलिए एप्सिलॉन को प्लॉट करते हो। अच्छा, मेरा एप्सिलॉन वर्सेस एब्जॉर्प्शन की बात करने का पर्पस क्या है, क्योंकि बहुत जगह ऐसा दिया होगा आपको, आप लोगों को बहुत जगह दे रखा होगा एप्सिलॉन की वैल्यू, जैसे कई जगह एप्सिलॉन 500 दे देता है, 600 दे देता है, कई जगह एप्सिलॉन 10,000 दे देता है, 20,000 दे देता है, ठीक है। तो मेरा पर्पस है ये बताना आप लोगों को कि एप्सिलॉन की वैल्यू से कैसे आप एब्जॉर्प्शन का पता लगाओगे, एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है, ठीक है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 3 से कम होती है, 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 3 से कम होती है तो ऐसे केस में वीक एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, वीक एब्जॉर्प्शन कहा जाता है कि एब्जॉर्प्शन बहुत कम हुआ है, ठीक है, मॉलिक्यूल ने जो रेडिएशन एब्जॉर्ब की है वो बहुत कम की है। लेकिन अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 10 की पावर 3 से ज़्यादा होती है, ठीक है, जैसे एप्सिलॉन की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 4 के ऑर्डर की होती है,
तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, यानी मॉलिक्यूल ने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया है, मॉलिक्यूल ने बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब किया है। एक इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो आपको एब्जॉर्प्शन बताती है किसी भी मॉलिक्यूल में कि एब्जॉर्प्शन कम हुआ है या मॉलिक्यूल में एब्जॉर्प्शन ज्यादा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो मैं बात करना चाहता हूँ वो बात करना चाहता हूँ इंटेंसिटी वर्सेस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की। अगली बात जो मैं करना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें हैं ये लेकिन बहुत मैटर करती हैं, इंटेंसिटी वर्सेस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कई बार आपने ये सुना होगा, जब भी पहले भी आप लोगों ने स्पेक्ट्रा पढ़ा है, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इंटेंसिटी किसी पीक को मैं लेस इंटेंस कह देता हूँ, लेस इंटेंस कह देता हूँ, ठीक है, किसी पीक को मैं मोर इंटेंस कह देता हूँ, मोर इंटेंस कह देता हूँ, लेस इंटेंस और मोर इंटेंस कह देता हूँ। ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी क्या है? देखो, आप क्या कर रहे हो, यूवी स्पेक्ट्रा में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हो, ठीक है। जब ये आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कर रहे हो तो इस ट्रांजिशन के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इस ट्रांजिशन के होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, वो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कहलाएगा और उस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी से इंटेंसिटी डिसाइड होगी। मैं ऐसा कहता हूं इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। यानी आपको ये कहा गया कि इस पीक की इंटेंसिटी ज्यादा है, इस पीक की इंटेंसिटी कम है। इंटेंसिटी ज्यादा का मतलब क्या समझोगे आप? मतलब उस पीक के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी मान लो मैं ऐसा कहता हूं पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। मैंने कहा ये बहुत ज्यादा इंटेंस पीक है, वेरी इंटेंस पीक, ठीक है। वेरी इंटेंस पीक से आप क्या समझोगे यहाँ पे कि पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन के जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इस तरीके से आप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी और इंटेंसिटी को रिलेट कर सकते हो। ये रिलेशन बनता है ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का और इंटेंसिटी का। बताओ ये बात समझ आई? ये दो छोटे छोटे पॉइंट हैं। सॉल्वेंट्स की बात कर लेते हैं, सॉल्वेंट किस तरीके के होते हैं। देखना, मैं ये कहता हूं कि सॉल्वेंट जो होता है ना, वो सॉल्वेंट दो तरीके के हो सकता है, या तो पोलर सॉल्वेंट या फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट, या तो पोलर सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको क्या करना है, देखना, अभी जो मैंने छोटा सा आपको इंस्ट्रूमेंटेशन का एग्जांपल दिया था, उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किया था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट किया था और उसमें से यूवी रेडिएशन पास की थी, ठीक है। यानी आप यहाँ पे सॉल्वेंट भी ले रहे हो, सॉल्वेंट भी ले रहे हो। अच्छा, सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट के क्राइटेरिया क्या होंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में? अगर हम उनकी बात करें तो पहला पहला ये आता है कि अच्छा सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो होगा जो, अच्छा सॉल्वेंट यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो होगा जो यूवी, मान लो यहाँ पे रेडिएशन दी मैंने 300 नैनोमीटर की, ठीक है। इस रेडिएशन, इस वेवलेंथ पे या जिस भी वेवलेंथ की मैं रेडिएशन प्रोवाइड कर रहा हूं, उस वेवलेंथ पे अपना स्पेक्ट्रा ना शो करे, सॉल्वेंट का स्पेक्ट्रा नहीं आना चाहिए, सॉल्वेंट का स्पेक्ट्रा नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? मान लो आपने रेडिएशन दी, ये सोल्यूट भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ये भी ट्रांजिशन शो कर सकता है, सोलवेंट भी ट्रांजिशन शो कर सकता है, तो क्या होगा यहाँ पे, अब स्पेक्ट्रा मर्ज हो जाएंगे। अब जो है या तो दो पीक्स दिखने लग जाएगी या स्पेक्ट्रा मर्ज हो जाएंगे और आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि कौन सा सोल्यूट का और कौन सा सोलवेंट का है, प्रॉब्लम होगी डिसाइड करने में। इसलिए पहली कंडीशन ये आती है कि अच्छा सॉल्वेंट वो होगा
जो प्रोवाइडेड वेवलेंथ की रेंज में अपना स्पेक्ट्रा ना शो करे, जो प्रोवाइडेड वेवलेंथ की रेंज में अपना स्पेक्ट्रा ना शो करे। बुक्स में, अच्छा अगर बुक्स की बात करूं तो जगमोहन में इसके बारे में कुछ नहीं कहा हुआ, ठीक है। पाविया में थोड़ा बहुत बताया हुआ है। जो पाविया क्या लिखता है कि पहला क्राइटेरियन गुड सॉल्वेंट के लिए ये है कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द सेम रीजन एज द सोल्यूट, यानी जिस रीजन में सोल्यूट एब्जॉर्ब कर रहा है उस रीजन में सॉल्वेंट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये पहला क्राइटेरिया बनता है गुड सॉल्वेंट का। दूसरा क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा, दूसरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये कहता है कि देखो मान लो हमने कोई सोल्यूट लिया, ठीक है, उसमें कोई सॉल्वेंट मिलाया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, देखो मैं सोल्यूट को ही लेता हूं, जैसे मैंने कोई पोलर सोल्यूट ले लिया, ठीक है। पोलर सोल्यूट लेके, जैसे पोलर सोल्यूट में भी मैं ले लेता हूँ फिनोल ले लेता हूँ, OH फिनोल ले लिया। आपको पता है पोलर होता है, ठीक है, थोड़ी सी पोलैरिटी होती है। और सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। अब देखना, अगर मैं सोल्यूट भी पोलर ले लूं और सॉल्वेंट भी पोलर ले लूं, सॉल्वेंट मान लो मैं ऐसे ले लेता हूँ, पोलर सॉल्वेंट मान लो मैंने ले लिया इथेनॉल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, इथेनॉल, इथेनॉल और इस फिनोल के बीच क्या हो सकती है, अगर आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, सोल्यूट और सॉल्वेंट का एसोसिएशन हो गया, सोल्यूट और सॉल्वेंट का एसोसिएशन हो गया, कॉम्प्लेक्स बन गया इनको मिला के, ठीक है। अगर मैं ऐसा सॉल्वेंट ले लूं, मान लो मैंने आइसोक्टेन ले लिया, आइसोक्टेन ले लिया, यहाँ पे फिनोल और आइसोक्टेन के बीच में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। देखना दूसरा क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, सोल्यूट आपने एक बार फिनोल लिया, ठीक है, पोलर कंपाउंड ले लिया। सोलवेंट आप दो तरह के कंसिडर कर रहे हो, एक बार आपने कर लिया कंसिडर फिनोल प्लस इथेनॉल को, दोनों पोलर हैं। एक बार आपने कंसिडर कर लिया फिनोल प्लस आइसोओक्टेन को, आइसोओक्टेन को, ठीक है। क्योंकि ये पोलर हैं दोनों, इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो जो यूवी स्पेक्ट्रा होगा ना, जो यूवी स्पेक्ट्रा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जो यूवी स्पेक्ट्रा होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। ये डिस्ट्रॉय कैसे होगा, मैं ऐसे कहता हूं कि देखना, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं थी तो मान लो मैं स्पेक्ट्रा किस तरीके का बनाऊं, ऐसा बनाऊं कोई, ठीक है, ऐसा कोई मैंने स्पेक्ट्रा बनाया, यूवी स्पेक्ट्रा, ठीक है। किस केस में, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ये स्पेक्ट्रा कैसा हो जाएगा, देखो ये स्पेक्ट्रा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। किस केस में, इन केस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में ये स्पेक्ट्रा ऐसा होगा। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण हुआ क्या, ये जो हाइपर फाइन लाइन आ रही थी, ठीक है, ये जो स्प्लिटिंग वगैरह शो हो रही थी, ठीक है, ये जो है ये खत्म हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। और ये स्प्लिटिंग जब डिस्ट्रॉय होगी तो जो आपका कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा था, ठीक है, जो कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रा था वो आपका डिस्ट्रॉय हो गया। इसलिए कहते हैं कि आपको सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए, आपको सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए जो जो ये एसोसिएशन ना करे, सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच एसोसिएशन ना करे, ठीक है। मैं कहता हूं अब बात करेंगे हम क्रोमोफोर के बारे में। ये जो टर्म्स आती है ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, क्रोमोफोर, ठीक है। और क्रोमोफोर के बाद बात करेंगे ऑक्सोक्रोम के बारे में।
क्रोमोफोर की बात करते हैं सबसे पहले। एक चीज मुझे बताना, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने 4 तरह की ट्रांजिशन पढ़ी, ठीक है, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार और नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार, ठीक है। अब एक चीज मुझे बताना, इन सभी ट्रांजिशन के होने के लिए कोई ना कोई ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था। इन सभी ट्रांजिशन के होने के लिए कोई ना कोई ग्रुप रिस्पॉन्सिबल था। कैसे? जैसे पाई टू पाई स्टार का एग्जांपल ले लो, तो किस में थी ये? एल्कीन्स में थी। जैसे मैं एग्जांपल ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार भी है। यूवी रेडिएशन जब इस मॉलिक्यूल पे फॉल करेंगी तो यहाँ पे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्योंकि इसके कारण ट्रांजिशन हो रही है, इसको मैं कहूँ क्या कहूँगा? एक क्रोमोफोर कहूँगा, क्रोमोफोर कहूँगा। N2 सिग्मा स्टार पे आना, N2 सिग्मा स्टार कहाँ थी? जैसे मैंने एल्कोहल्स का एग्जांपल लिया था, एल्कोहल्स कैसे कहूँ? CH3OH, यहाँ सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा स्टार है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ट्रांजिशन कैसी हो सकती है? नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार। और क्योंकि नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन हो सकती है, ये जो CO बॉन्ड है ये क्या है? एक क्रोमोफोर की तरह कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, जैसे मैं लेता हूँ एग्जांपल C डबल बॉन्ड O H और H, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, इसके साथ साथ पाई स्टार ऑर्बिटल भी है, तो यहाँ ट्रांजिशन नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार की होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, N डबल बॉन्ड N अजो कंपाउंड, यहाँ पे भी देखो ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे पाई ऑर्बिटल है तो पाई स्टार भी होगा। ट्रांजिशन किस तरह होगी? नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। तो ये क्या कहलाएंगे? ये जो भी ग्रुप ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार है, यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग टू सिग्मा स्टार है, यहाँ पे पाई टू पाई स्टार है। तो क्रोमोफोर क्या होते हैं? ये सभी क्रोमोफोर हैं, ये सभी क्रोमोफोर हैं। तो क्रोमोफोर क्या होता है? क्रोमोफोर मैं ऐसे लिखता हूं, ऐसा ग्रुप जो यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्रोमोफोर कहलाता है। ये इजीएस्ट डेफिनेशन है क्रोमोफोर की। ऐसा ग्रुप जो यूवी में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको बहुत सारी बुकों में पाई टू पाई स्टार दिख जाएगी, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार दिख जाएगी, ठीक है। ग्रुप्स के नीचे देखो, एग्जांपल के लिए आपको बुक्स में ग्रुप कौन कौन से लिखे मिल जाएंगे? C डबल बॉन्ड C, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है, N डबल बॉन्ड N, ठीक है, C सिंगल बॉन्ड O। ये सभी क्या कहलाते हैं? देखो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन्हीं की वजह से है। यहाँ पाई टू पाई स्टार है, ठीक है, यहाँ नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार है। तो ये सारे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये क्रोमोफोर कहलाते हैं। ऑक्सोक्रोम की दूसरा जो हमें पढ़ना है, ऑक्सोक्रोम। जैसे मैं एक क्रोमोफोर का एग्जांपल ले लेता हूं, मैं लेता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें ये जो इथीन का बॉन्ड होता है, अगर इसकी वेवलेंथ की बात करेंगे तो ये 175 नैनोमीटर के करीब आता है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा करूं, क्या करूं मैं? ऑक्सोक्रोम क्या होगा? ऑक्सोक्रोम होगा सैचुरेटेड ऑक्सिलरी ग्रुप, सैचुरेटेड ऑक्सिलरी ग्रुप जो कहाँ लग जाए? सैचुरेटेड ऑक्सिलरी ग्रुप का मतलब एक सैचुरेटेड ग्रुप। सैचुरेटेड ग्रुप कौन से होते हैं? जैसे OH हो गया, NH2 हो गया, ठीक है, NR2 हो गया, कोई अल्काइल ग्रुप हो गया,
जिसको मैं ऐसे कह देता हूँ, कोई अल्काइल ग्रुप हो गया, ये सभी सैचुरेटेड ग्रुप्स हैं। ये सैचुरेटेड ग्रुप कहाँ लग जाएं? क्रोमोफोर पे लग जाएं, क्रोमोफोर पे लग जाएं। जैसे मान लो मैंने क्रोमोफोर ये लिया था, ठीक है, अभी मैंने एक हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे लगा देता हूँ OH, ठीक है, ये मैंने सैचुरेटेड ऑक्सिलरी ग्रुप ऑक्सोक्रोम कहाँ लगा दिया? इस क्रोमोफोर पे लगा दिया, ठीक है। और इस ऑक्सोक्रोम को क्रोमोफोर में लगाने पे अगर वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ जाए, जैसे यहाँ पे देखो, जब तक ये ऑक्सोक्रोम नहीं था तो 175, मान लो ऑक्सोक्रोम लगाते ही, ठीक है, ये वैल्यू मैं ऐसा मान लूं, ये वैल्यू आ जाए मान लो 205 नैनोमीटर आ जाए, ठीक है, तो वैल्यू बढ़ गई वेवलेंथ की, और वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई। ऐसा ग्रुप जो क्रोमोफोर पे लगने पे वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ा देता है, ऑक्सोक्रोम कहलाता है। बताओ ये वेवलेंथ बढ़ाता कैसे है? अगर इसकी बात करें तो आप लोगों को पता है ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर है। ये क्या करता है? अपने लोन पेयर को इस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कराता है, क्रोमोफोर के पाई बॉन्ड के साथ। क्या कहता हूं? ऑक्सोक्रोम का लोन पेयर क्रोमोफोर के पाई बॉन्ड के साथ, पाई ऐसे नहीं लिख, पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करता है, ठीक है। अब इस इंटरेक्शन से वेवलेंथ कैसे बढ़ेगी इसकी बात समझते हैं, लेकिन अभी मैं इसको क्लियर करने जा रहा हूं। आप लोगों को इतना ध्यान रखना होगा कि वेवलेंथ बढ़ेगी, ठीक है। कैसे बढ़ेगी? ऑक्सोक्रोम के लगने पे, ऑक्सोक्रोम के लगने पर वेवलेंथ बढ़ेगी। अब देखना कैसे बढ़ेगी। और ये OH का लोन पेयर किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? इस डबल बॉन्ड के साथ। एक इस चीज को ध्यान रखना होगा। मैं इसको क्लियर करता हूँ, ठीक है, और फिर आप लोगों को समझाता हूँ कि कैसे ये वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ती है। इसकी बात कर देखना, क्या मैं ऐसा कहूँ, देखना, C डबल बॉन्ड C इथाइलिन ले लूं तो मुझे बताना है इसमें एक पाई ऑर्बिटल होगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और एक पाई स्टार ऑर्बिटल जो एम्प्टी, बताना ऐसा ही होगा, ठीक है। आप लोगों को क्या देखना है? वेवलेंथ बढ़ते हुए देखनी है। और वेवलेंथ बढ़ते हुए कैसे देखनी है? ऑक्सोक्रोम के लगने पे। ये वेवलेंथ कैसे बढ़ी ये ऑब्जर्व करना, ठीक है। मैं दूसरा केस लेता हूं, मैं दूसरा केस किसका लेता हूं? इसका, ठीक है। अब इसमें देखना क्या होगा, ये जो पाई ऑर्बिटल है ये पाई स्टार है, ये जो पाई ऑर्बिटल है ना, ये इसके लोन पेयर वाले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। MOT से जब 2 ऑर्बिटल ये ओवरलैप करेंगे तो 2 नए ऑर्बिटल बनेंगे। अब मुझे एक बात बताना, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जो नए MOT बने उनमें ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर दूं, मैंने फिल कर दिया, ठीक है। और ये पाई स्टार कहाँ है? ये पाई स्टार यहीं पे ही है, ठीक है। अब डिफरेंस देखना, अब आपको डिफरेंस समझ आएगा। कैसे समझ आएगा देखना, जब मैं नॉर्मल सिर्फ इथाइलिन का केस ले रहा था तो MOT ये था, यहाँ पे जो मैं ये ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, इतनी एनर्जी की जरूरत थी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कराने के लिए। और अब सेकंड केस को देखना, जब मैंने ऑक्सीजन के लोन पेयर को इंटरेक्ट करा दिया इस पाई बॉन्ड के साथ, तो मुझे बताना एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन के लिए करानी चाहिए वो घट गई। मैं ऐसा कहता हूं E2 कम हो गया E1 से, एनर्जी घट गई। अच्छा एक चीज बताना, आपने ये पढ़ा हुआ है
E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। जो एनर्जी होती है ना वो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। तो अगर एनर्जी घट गई, अगर सेकंड वाली ट्रांजिशन जिसमें क्रोमोफोर ना ऑक्सोक्रोम ने इंटरेक्ट किया है इस E2, इसकी वैल्यू घट गई, तो मुझे बताना लैम्डा 2 की वैल्यू लैम्डा 1 से ज्यादा आएगी। बताओ मुझे ये बात। यस सर। लैम्डा यस लैम्डा 2 की वैल्यू ज्यादा आएगी। अच्छा, मैंने अभी आप लोगों को एक एग्जांपल दिया था कि इसमें 175 मान लेता हूं और इसमें 205 मान लेता हूं। मुझे बताना अगर लैम्डा 2 की वैल्यू ज्यादा आएगी तो क्या वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ गई है? बढ़ गई है ना वेवलेंथ की वैल्यू। और वेवलेंथ की वैल्यू क्यों यस सर और वेवलेंथ की वैल्यू क्यों बढ़ी है? सिर्फ इस लोन पेयर के इस पाई बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट करने के कारण।